हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यूपी पीजीटी सीरीज़ में हम जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट किए। इसके बाद हमने क्लाइमेटोलॉजी को भी कंप्लीट कर लिया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे ओशियनोग्राफी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें ओशियनोग्राफी में तो पहले हम रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन्स देखेंगे। अगर रिलीफ की बात की जाए कि रिलीफ है क्या, ठीक है, कोई एक लैंड फॉर्म है, ठीक है, लैंड फॉर्म है, उसकी हाईएस्ट पार्ट एंड जो लोएस्ट पार्ट है, ये हाइट देखकर हम इसको बताएंगे कि ये इसका रिलीफ है। ठीक है, समझ आया? मीन्स यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट, इसको बोलेंगे क्या? रिलीफ फीचर। जैसे हमें कॉन्टिनेंट पर देखने को मिलते हैं माउंटेन्स, ठीक है, प्लेट्यू, प्लेन, ऐसे ही हमको ओशियन में भी देखने को मिलती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे जैसे कॉन्टिनेंट पर ऐसे ही ओशियन पर। अब ओशियन पर अलग अलग नाम है, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, कॉन्टिनेंटल राइज है, ट्रेंच है, बीसल प्लेन है, ग्योट है, ठीक है, कैनियन, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 71% पानी होता है पृथ्वी की। अगर बात करें, हमारी अर्थ है, इस पर 71% पानी है और 21% भूमि है। ठीक है, अगर बात करें, ठीक है, हिप्सोग्राफ या हिप्सोमेट्रिक कर्व, इससे हम क्या है, रिलीफ को मेज़र करते हैं। मीन्स जो एलिवेशन है इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, एक फैदम में कितने फिट होते हैं? 6 फिट होते हैं। अगर हम आपसे बोलें 100 फैदम में कितने फिट होते हैं, तो 600 फिट होंगे। ये मेज़र करने की यूनिट है, ध्यान रखना है। 1 फैदम में 6 फिट होते हैं। रिलीफ अभी हमने बताया, हाईएस्ट पॉइंट प्लस लोएस्ट पॉइंट, इसको क्या है, रिलीफ बोला जाता है। ये बेसिक चीज़ें पता नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने बताई हैं। तो रिलीफ क्या है? हाईएस्ट पॉइंट प्लस लोएस्ट पॉइंट। अगर मॉडर्न फादर बोला जाए ओशियनोग्राफी के, कौन है? एच.ए. मार्मर है। एच.ए. मार्मर नाम याद रखना है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की अगर बात की जाए, देखिए ये डिटेल्स में हमने ओशियनोग्राफी क्लासेस करा रखी हैं। 20 क्लासेस में पूरी ओशियनोग्राफी हमने कराई हुई है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। यहाँ पर हमारा मकसद है रैपिड रिवीजन, आपको एक तरह से रिवीजन कराना है। अगर आपको डिटेल में क्लासेस देखनी है, ओशियनोग्राफी की क्लासेस आप देख सकते हैं। 20 क्लासेस में हमने पूरी प्लेलिस्ट करा रखी है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसकी एवरेज जो डेप्थ है 100 फैदम है। ठीक है, 100 फैदम यानी 600 फीट। स्लोप की बात करें, 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक इसका स्लोप है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। अगर बात की जाए पूरे ओशियन में कितना परसेंट है, इसका 8.6% है। एवरेज विथ 48 किलोमीटर है। माउंटेन के पास जो फोल्डेड माउंटेन है, जैसे एंडीज़ हुआ, रॉकीज़ हुआ, उसके पास सेल्फ कैसी होती है? नैरो होती है। और जहाँ पर प्लेन एरिया होता है वहाँ पर ब्रॉड होती है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वहाँ पर प्लेन एरिया के पास या रिवर के डेल्टा के पास क्या होती है? ब्रॉड होती है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद शोल आता है। ये एक डिपोजिशनल फीचर है। ठीक है, जो टाइड्स या ओशियन करंट्स अपने साथ डिपोजिशन लाती हैं, वो जमा करती हैं, उससे क्या बनता है? सोल्स बनता है। और ये एक सेकेंडरी फीचर है। प्राइमरी फीचर्स की अगर बात की जाए तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, एबिसल प्लेन और ट्रेंचेस, ये 5 किस्में आते हैं। ये आते हैं प्राइमरी फीचर्स में। सोल, बैंक, ग्योट, कैनियन, ये सब किस में आ जाएंगे? ये एक तरह से सेकेंडरी फीचर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसका अगर देखा जाए कितना हिस्सा होता है, 8.5% कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आसपास ही देखने को मिलता है। अगर इसका स्लोप की बात की जाए तो 5 डिग्री से 60 डिग्री देखने को मिलता है। डेप्थ 200 मीटर से 2000 मीटर तक इसकी डेप्थ देखने को मिलती है कॉन्टिनेंटल स्लोप की। ठीक है, फिर आता है कॉन्टिनेंटल राइज। ये डिपोजिशनल फीचर है। देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जैसे ये मान लीजिए लैंड एरिया है, तो यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी, फिर स्लोप होता है।
ठीक है। स्लोप के बाद यहाँ पर फिर क्या है, सेडिमेंट जमा होता है। तो ये क्या है, एक तरह से राइज है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल राइज है, डिपोजिशनल फीचर है, यहाँ सेडिमेंट जमा होता है और एवरेज डेप्थ 3000 से 4000 मीटर है, ठीक है। फिर आती है हमारी क्या, इसके बाद आ जाती है ट्रेंच, ठीक है। फिर क्या आ जाती है, ट्रेंच आ जाती है। ये डीपेस्ट पार्ट होता है ओशियन का। सबसे गहरी ट्रेंच मैरियाना ट्रेंच है, ये भी हम अभी डिटेल में आपको बताएंगे कौन सी ट्रेंच की डेप्थ कितनी है, सबसे ज़्यादा मैरियाना ट्रेंच की है। फिर एबिसल प्लेन आएगा, या इसको एबिसल फ्लोर भी बोलते हैं। 80% पार्ट होता है ओशियन का, ठीक है। एरिया अगर बात की जाए एबिसल प्लेन की तो 80% है, 3000 से 6000 मीटर तक डेप्थ में होता है। गियोट ये एक फ्लैट टॉप होता है, इरोजनल फीचर होता है। जो माउंटेन होते हैं ना किस में, ओशियन में, तो ये वेव्स की वजह से या टाइड लहरों की वजह से ये कट जाते हैं और फ्लैट टॉप बना देते हैं। माउंटेन्स का जो ऊपर का इस तरह से हिस्सा होता है ये कट जाता है और ऊपर बन जाता है फिर फ्लैट टॉप, ठीक है। फ्लैट टॉप बनता है, उसको हम गियोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गियोट। इस तरह से ये होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। फ्लैट टॉप होता है, इसको गियोट बोला जाता है, ठीक। सबमरीन कैनियन ये लोकेट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप पर। डेप्थ 610 से 915 मीटर तक देखने को मिलती है, ठीक है। सबमरीन कैनियन से रिलेटेड थ्योरीज भी ध्यान रखना, वो भी हम आपको बताएंगे। कुछ फैक्ट की बात करें, अगर अटलांटिक और इंडियन ओशियन को मिला दिया गया फिर भी वो पैसिफिक से छोटा ही रहेगा एरिया में, ठीक है। पैसिफिक इतना बड़ा है, ठीक है, ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये किसी बुक में डायरेक्ट ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ये हमने अपने दिमाग से ही बनाया है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हालांकि बुक में डेटा है, लेकिन घुमा फिरा कर क्वेश्चन कैसा पूछ लिए जाए, क्वेश्चन बनाना आपको भी आना चाहिए, ठीक है। शेफर्ड ने कॉन्टिनेंटल शेल्फ की एवरेज विथ 67 किलोमीटर मानी है, ठीक है। वैसे एवरेज कितनी थी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, 48 किलोमीटर थी। 48 किलोमीटर हमने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ एवरेज विथ 48 किलोमीटर, लेकिन शेफर्ड ने 67 किलोमीटर मानी। रिवर माउथ पर, अब हमने माउंटेन के करीब बताया कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ नैरो होती है, लेकिन रिवर माउथ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रॉड होती है, बड़ी होती है। बट मिसिसिपी अपवाद है, इसका एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये बता दिया 8.6%। अब देखिए ध्यान से देखना है, अटलांटिक का कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादा है पैसिफिक और इंडियन के मुकाबले। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में अटलांटिक ज़्यादा है 13.3%, पैसिफिक 5.7 और इंडियन 4.2। तो क्रम में लगाने को आए लगा देना है अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन। इंडिया में अगर ईस्टर्न कोस्ट का कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखें तो वो वाइड है, 150 किलोमीटर तक क्या है, चौड़ा है। वेस्टर्न कोस्ट में क्यों नैरो है, क्योंकि सह्याद्री जो वेस्टर्न माउंटेन्स है, वेस्टर्न पर पूरा माउंटेन ही माउंटेन है, देखिए इस तरह से, ठीक है। इधर क्या है, सह्याद्री माउंटेन्स है, तो इसलिए इधर क्या है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इधर क्या है, नैरो है, ठीक है। तो 50 किलोमीटर तक है और ईस्ट में कितना है, 150 किलोमीटर तक है। अगर एवरेज स्लोप की बात की जाए कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, ईस्टर्न कोस्ट में 21 डिग्री है, कैप कैमोरीन में 10 डिग्री है और गल्फ ऑफ कैम्बे या खंबात की खाड़ी 1 डिग्री है। ध्यान रखना है, ईस्टर्न कोस्ट का कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एवरेज स्लोप 21 डिग्री है, कैप कैमोरीन का 10 है एंड गल्फ ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ कैम्बे 1 डिग्री है, ठीक है। ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी किसने दी, ये दी भैया किसने, डेली ने। ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी डेली के द्वारा दी गई। कॉन्टिनेंटल स्लोप 8.5% बताया था, अटलांटिक का ज़्यादा है, पैसिफिक का उससे कम, इंडियन का वही जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्रम था, पहले अटलांटिक फिर पैसिफिक फिर इंडियन, ठीक है। ऐसे ही कॉन्टिनेंटल स्लोप में अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन। एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल स्लोप 20 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ में देखने को मिलते हैं और साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में देखें तो 70 डिग्री साउथ से लेकर 80 डिग्री साउथ तक देखने को मिल जाते हैं।
एबिसल प्लेन की बात करें 80% एरिया बताया था हमने। अब ध्यान से देखना है, जो एबिसल प्लेन है वो पैसिफिक का सबसे ज़्यादा है, फिर इंडियन, फिर अटलांटिक। क्यों? अटलांटिक में कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए प्लेन एरिया कम है। ध्यान रखना है, पैसिफिक का ज़्यादा है एबिसल प्लेन, इंडियन, फिर अटलांटिक का सबसे कम है इन तीनों में। ठीक है, टोटल 57 डीप देखिए अब तक इनकी खोज की गई है। 32 पैसिफिक में, 19 अटलांटिक और 6 इंडियन में है। सेफर्ड और बियर्ड ने 102 सबमरीन कैनियन के बारे में बताया कि सबमरीन कैनियन कितनी, 102 हैं। हडसन कैनियन, चेसापेक कैनियन और नज़ारे कैनियन ये कहाँ हैं? अटलांटिक में। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि ये कैनियन किस ओशियन में है। तो हडसन कैनियन, चेसापेक कैनियन और नज़ारे कैनियन ये अटलांटिक ओशियन में है। और कोलंबिया, एस्केंसन, कार्नेल, मूगू, ड्यूमो ये कहाँ है? पैसिफिक में है। ठीक है, कुछ थ्योरी सबमरीन कैनियन से रिलेटेड 4 थ्योरी हैं, नाम याद रखना है। आरपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है सीधा सीधा, ठीक है, थ्योरी दी है, नाम दे दिए जाते हैं। तो डायस्ट्रोपिक थ्योरी ऑफ सबमरीन कैनियन में यानासाकी, लॉसन, ब्यूरकार्ट, ग्रेगरी, एंड्रडे एंड डी ला रोचे। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानासाकी, लॉसन, ब्यूकार्ट, ग्रेगरी, एंड्रडो, ठीक है, और रोचे। ठीक, सब एरियल थ्योरी में डाना, सेफर्ड और हल। डाना, सेफर्ड, हल सब एरियल इरोजन थ्योरी। सब एरियल इरोजन थ्योरी, डाना, सेफर्ड, हल रट लेना है इनको पूरा। सबमरीन डेंसिटी थ्योरी, होलीमन, सैलिस, फ्लोरेल है। होलीमन, सैलिस, फ्लोरेल सबमरीन डेंसिटी थ्योरी। इसमें से सब एरियल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, डाना, सेफर्ड और हल, भूलना नहीं इनको। डाना, सेफर्ड, हल सब एरियल, सबमरीन, होलीमन, सैलिस, फ्लोरेल। और ये इंपॉर्टेंट है, टर्बिडिटी करंट थ्योरी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है, डेविस, डेली, बुकानन, टी स्मिथ, पीडी ट्रास्क, लॉसन, रीथर। ठीक है, एवरेज डेप्थ की अगर बात की जाए अटलांटिक की, वो कम है किससे? पैसिफिक ओशियन से। ठीक है, ध्यान रखना है, एवरेज डेप्थ पैसिफिक की ज़्यादा है क्योंकि यहाँ गहरे गहरे ट्रेंचेस हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की एवरेज रेट कितना है स्प्रेड करने का? 4 सेंटीमीटर पर ईयर। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर ईयर, 4 सेंटीमीटर पर ईयर, भूलना नहीं, 4 सेंटीमीटर पर ईयर। टेलीग्राफ प्लेट्यू, वाइविले राइज, केप वर्डे बेसिन, डॉल्फिन राइज, न्यू फाउंडलैंड रिज, ब्लैक रिज, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, केमन ट्रेंच। अब ध्यान से सुनना, ये सारी बातें हम अटलांटिक ओशियन की बता रहे हैं। ठीक है, 0 डिग्री हमने लिखा हुआ है, नदर्न हेमिस्फेयर ऊपर है, नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर नीचे है। तो ये जितने भी हैं अटलांटिक ओशियन में, ये नदर्न हेमिस्फेयर में चाहे टेलीग्राफ प्लेट्यू हो, वाइविले राइज हो, केप वर्डे बेसिन हो, डॉल्फिन राइज हो, न्यू फाउंडलैंड रिज हो, ब्लैक रिज हो, प्यूर्टो रिको ट्रेंच हो या केमन ट्रेंच हो। वहीं सदर्न में चैलेंजर राइज पूछ लिया जाता है, चैलेंजर और डॉल्फिन में पूछा जाता है, डॉल्फिन ऊपर है, चैलेंजर नीचे है। वाल्विस और वेविले में कंफ्यूज मत होना, वाइविले राइज ऊपर है और वाल्विस रिज नीचे है। ठीक है, वाल्विस रिज नीचे है, एस्केंसन आइलैंड नीचे है, मीन्स नीचे मीन्स सदर्न हेमिस्फेयर में, और सेंट हेलेना ये भी सदर्न हेमिस्फेयर में। रट लेना है बिल्कुल, पीजीटी में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि चैलेंजर राइज नदर्न हेमिस्फेयर में या सदर्न में, या ओशियन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, जॉनसन ने डिवाइड किया पैसिफिक ओशियन को 4 सब रीजन्स में, ये इतना ध्यान रखना है बस। एल्बाट्रॉस प्लेट्यू ये पैसिफिक ओशियन में है। अगर बात करें पैसिफिक ओशियन में ट्रेंचेस की, सबसे गहरी मैरियाना ट्रेंच है, उसके बाद टोंगा है, क्यूरिल है, फिलीपीन है, जापान है और कार्मा डेक है। फिर से रिवाइज कराते हैं, मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरी, फिर टोंगा, मैरियाना, टोंगा, क्यूरिल, फिलीपीन, जापान, कार्मा डेक। ठीक है, मैरियाना, टोंगा, क्यूरिल, फिलीपीन, जापान, कार्मा डेक रट लीजिए, क्रम में पूछ लिया जाएगा सीधा सीधा।
अब देखिए जैसे हमने अटलांटिक देखा नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में, नदर्न में क्यूरिल है, जापान है, मैरियाना ट्रेंच है, फिलीपीन ट्रेंच है, नेकर रिज है, कोकोज रिज है। ये सारे नदर्न हेमिस्फेयर में, किस में, नदर्न हेमिस्फेयर में। सदर्न की अगर बात करें, सदर्न हेमिस्फेयर दक्षिणी हेमिस्फेयर में, तो यहाँ पर कार्माडेक रिज है, कैंपबेल प्लेटियो, टोंगा है, गालापागोस राइज है, कार्नेजिक रिज है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। फिर से एक बार याद कराते हैं, क्यूरिल ट्रेंच, जापान ट्रेंच, मैरियाना, फिलीपीन, नेकर रिज, कोकोज रिज, ये नदर्न में है। सदर्न में कार्माडेक, कैंपबेल, टोंगा, गालापागोस एंड कार्नेजिक रिज है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इंडियन ओशियन में नॉर्थ से साउथ की बात करें तो नॉर्थ में सकोट्रा चागोज रिज है, इसको चागोज रिज या सकोट्रा चागोज रिज भी बोलते हैं, या कार्लसबर्ग रिज भी बोलते हैं। तो सबसे ऊपर यही हो जाएगी। फिर सेशल्स रिज आएगी, फिर चागोस सेंट पोल रिज, देन इसके बाद एम्स्टर्डम सेंट पोल रिज, उसके बाद मेडागास्कर रिज भी आती है। ठीक है, मेडागास्कर ये सदर्न की तरफ है लेकिन है इंडियन ओशियन में ही। करगुलिन गैसबर्ग रिज और लास्ट में इंडियन अंटार्कटिक रिज आएगा। एक बार फिर से याद कराते हैं, सोकोट्रा चागोज रिज, जिसको चागोज रिज या कार्लसबर्ग रिज भी बोलते हैं, सबसे ऊपर है। देन इसके बाद सेशल्स, इसके बाद चागोस सेंट पोल रिज, इसके बाद एम्स्टर्डम सेंट पोल रिज, इसके बाद मेडागास्कर, उसके बाद करगुलिन गैसबर्ग रिज एंड इंडियन अंटार्कटिक रिज। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंडियन ओशियन में है, क्रम नॉर्थ से साउथ। कुछ फैक्ट हैं, जैसे एवरेज डेप्थ है ओशियन की 3800 मीटर है और लिथोस्फीयर की 840 है, इतना याद रखना। 3800 ओशियन की एंड लिथोस्फीयर की कितनी, 840 एवरेज हाइट है। दुनिया का लार्जेस्ट अंडर ग्राउंड ओशियन कहाँ है, ये इंडोनेशिया से लेकर नदर्न टिप ऑफ रशिया तक है। इसको सबटरेनियन वाटर बॉडी भी बोलते हैं। डिस्कवर्ड की गई 2007 में। ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ तक है, इंडोनेशिया से नदर्न टिप ऑफ रशिया। इसकी लेंथ 700 से 1400 किलोमीटर के आसपास है, बिलो ग्राउंड सरफेस। ठीक है, ध्यान रखना। द डिफरेंट हाइट एंड डेप्थ जोन्स ऑफ द लिथोस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर, ये रिप्रेजेंट की जाती है हिप्सोग्राफिक या हिप्सोमेट्रिक कर्व से। किससे, हिप्सोमेट्रिक कर्व से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट हाइट एंड डेप्थ जोन्स ऑफ लिथोस्फेयर। ठीक है, ध्यान रखना है, हाइट और डेप्थ दोनों की बात हो रही है। ओशियन डीप्स, ये डीपेस्ट जोन है ओशियन बेसिन का। ठीक है, थ्योरी हमने बताई, डायस्ट्रोपिक थ्योरी में एंड्राडे, लोसन, रोचे, ग्रेगरी, यानासाकी, जेनसन, ब्यूकार्ट, ये आते हैं डायस्ट्रोपिक में। वहीं फिर हमने सब एरियल इरोजन थ्योरी देखी, डाना, सेफर्ड, हल। सबमेरीन डेंसिटी थ्योरी में होलीमन, सैलिस, फ्लोरेल। ठीक है, टर्बिडिटी करंट थ्योरी में डेविस, डेली, बुकानन, रीथर, टी स्मिथ, ट्रास्क, लोसन, ये देखे। को एक एक नाम आपको याद रखना है चारों थ्योरी के। सबमेरीन कैनियन थ्योरी ये भी पूछ लेंगे, ये इस थ्योरी से रिलेटेड कौन है, किसने थ्योरी दी। मिड अटलांटिक रिज, जैसा कि हमने बताया, नॉर्थ में इसको डॉल्फिन राइज बोलते हैं और साउथ में चैलेंजर राइज बोलते हैं। सोकोट्रा चागोज रिज को कार्लसबर्ग रिज भी बोला जाता है। एंड बैथीमेट्रिक, ये क्या है, मेजरमेंट की एक यूनिट है, इज द मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ ओशियन बिलो सी लेवल। ठीक है, ये बैथीमेट्री इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, टेम्परेचर और सैलिनिटी देखते हैं। और इसमें अगर देखा जाए टेम्परेचर में, तो थर्मोक्लाइन लेयर 300 से 1000 मीटर डेप्थ तक थर्मोक्लाइन लेयर आपको देखने को मिल जाएगी, 300 से 1000। मैक्सिमम एनुअल टेम्परेचर किस मंथ में होता है ओशियन में, तो अगस्त में, और मिनिमम फरवरी में देखने को मिलता है। वहीं लैंड सरफेस पर देखें तो उसमें जुलाई और जून आता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना है, ये वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर थोड़ा देर में, लैंड के मुकाबले देर में गर्म होता है। ठीक है,
तो ध्यान रखना है मैक्सिमम एनुअल टेम्परेचर अगस्त में और मिनिमम फरवरी में देखने को मिलता है। अटलांटिक ओशियन रिकॉर्ड्स रिलेटिवली हायर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देन द पैसिफिक ओशियन। तो अटलांटिक का क्यों ज़्यादा है एवरेज? क्योंकि अटलांटिक का एरिया कम है, पैसिफिक का एरिया ज़्यादा है, इसलिए अटलांटिक ओशियन का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा है मुकाबले पैसिफिक के। टेम्परेचर सरफेस वाटर का 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ, ये एयर टेम्परेचर से कम रहता है 40 से 40 डिग्री तक, लेकिन 40 से पोल तक सरफेस वाटर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है एयर टेम्परेचर के मुकाबले। ध्यान रखना है 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ तक जो पानी का टेम्परेचर है, सरफेस वाटर का टेम्परेचर है, वो कम होता है, ठीक है, देन एयर टेम्परेचर। वहीं 40 से पोल तक सरफेस वाटर टेम्परेचर ज़्यादा होता है एयर टेम्परेचर से। ऑफशोर विंड किसको बोलते हैं? जो विंड लैंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स ओशियन, और ऑनशोर जो शोर की तरफ चलती है वो क्या करती है? ऑनशोर विंड पाइल अप कर देती है, जो वार्म वाटर होता है उसको कोस्ट के आसपास ले जाती है और टेम्परेचर रेज कर देती है किसका? कोस्ट के आसपास वाले एरिया का, ठीक है। ऑनशोर विंड गर्म करती है, ऑफशोर दूर ले जाती है, ठीक। ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर है सरफेस वाटर का वो 26.7 डिग्री सेल्सियस है, या इसको आप 80 फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये किसका है? सरफेस वाटर का है, ओशियन का जो सरफेस वाटर है। वहीं एवरेज एनुअल टेम्परेचर है ओशियन का, सारे ओशियन का पूरे नीचे से ऊपर तक, ये बात सरफेस की थी, ये बात हो रही है ओवरऑल ऊपर से नीचे, तो 17.2 डिग्री सेल्सियस एवरेज एनुअल टेम्परेचर है सभी ओशियन का ऊपर से नीचे तक। वहीं सरफेस की बात की जाए तो 26.7 डिग्री सेल्सियस है और यह 80 फ़ारेनहाइट है। ध्यान रखना है सरफेस का 26.7, ओवरऑल 17.2 डिग्री। क्रूमल के अकॉर्डिंग हाईएस्ट टेम्परेचर सरफेस वाटर का 5 डिग्री नॉर्थ पर होता है। 40 जोन या U40 जोन 200 मीटर तक देखने को मिलता है, ठीक है। डेंसिटी प्योर वाटर की कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एवरेज डेंसिटी सी वाटर की 1.0278 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ध्यान रखना है। टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सैलिनिटी के, एंड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। ये तीनों बातें ध्यान रखना। पिक्नोक्लाइन लेयर 200 मीटर से 1000 मीटर तक इसकी ये क्या है? डेंसिटी की बात होती है पिक्नोक्लाइन में, 200 मीटर से 1000 मीटर है। हेलोक्लाइन में सैलिनिटी की बात होती है, 200 मीटर से 1000 मीटर तक है, ठीक है, ध्यान रखना है। थर्मोक्लाइन लेयर भी हमने बताई थी, थर्मोक्लाइन भी ऊपर हमने यहाँ पर शुरू में ही आपको बताया है 200-300 से लेकर 1000 तक ही होती है। तो सारी लेयर ये पिक्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, ध्यान रखना है। पिक्नोक्लाइन डेंसिटी से रिलेटेड है, हेलोक्लाइन सैलिनिटी और थर्मोक्लाइन टेम्परेचर से रिलेटेड है। 200 मीटर से 1000 मीटर तक ये देखने को मिलती हैं। रिवर्सिंग थर्मोमीटर और थर्मोग्राफ ये मेज़र करते हैं क्या? सब सरफेस टेम्परेचर, सब सरफेस टेम्परेचर। ये ध्यान रखना है। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड इज जनरली 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक लैटिट्यूड पर 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज़ होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 0 है, फिर 1 पर गए तो ये 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कम होगा, हर एक लैटिट्यूड पर इतना कम होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये इस तरह से बताया गया है। सी टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज़ होगी, ठीक है, टेम्परेचर क्या है? डिक्रीज़ करेगा। ये मुर्रे ने बताया, मुर्रे ने, ठीक है, ध्यान रखना है। टेम्परेचर नीचे डिक्रीज़ होगा जैसे जैसे इसकी क्या डेप्थ इंक्रीज़ होगी। सरफेस लेयर, अगर एरिया की बात की जाए, सरफेस एरिया, इसका एरिया नहीं वॉल्यूम की बात की जाए तो 2% है।
पिक्नोक्लाइन लेयर जो 200 से कितनी है, 200 से 1000 है, उसका 18% वॉल्यूम है। एंड डीप लेयर का 80% वॉल्यूम है पूरे ओशियन का, ध्यान रखना है। सरफेस लेयर 2%, पिक्नोक्लाइन लेयर 18% एंड डीप लेयर 80% है, ध्यान रखना है, ठीक है। बात कर लेते हैं सैलिनिटी की भी। तो सैलिनिटी की बात की जाए तो सैलाइन वाटर, अब देखिए एक फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है और एक सैलाइन वाटर है। फ्रेश वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज़ कम्पेयर टू सैलाइन वाटर, तो सैलाइन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और फ्रीज भी धीरे धीरे होगा क्योंकि इसमें सैलिनिटी है। फ्रेश वाटर जल्दी फ्रीज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सैलाइन वाटर, ध्यान रखना। वेरिएशन इन सैलिनिटी, अब सैलिनिटी में वेरिएशन है, उसकी वजह से ओशियन करंट डेवलप होते हैं, ठीक है, यही रीज़न है। सैलिनिटी मेज़र की जाती है इलेक्ट्रिक सैलिनिटी मीटर से, जिसकी एक्यूरेसी ±0.03 है, ठीक है, ±0.03, ठीक है। सॉल्ट ओशियन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा NaCl मिलता है, फिर MgCl2, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा NaCl, फिर MgCl2, MgSO4, CaSO4, K2SO4, CaCO3, MgBr2। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड Mg मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इनका क्रम याद रखना है, भूलना नहीं है। रिवर वाटर में सिर्फ 2% NaCl होता है, परसेंट नहीं है, एक तरह से PPT है, ठीक है, पार्ट्स पर 1000, ये ध्यान रखना है, इसको परसेंट मत समझना यहाँ पर, इसीलिए हमने इस दो डॉट है, परसेंट में ऐसे होता है, ठीक है। द एवरेज सैलिनिटी इन द ओशियन एंड सीज इज 35 है, 35 PPT है, ठीक है, पार्ट्स पर 1000, 35 पार्ट्स पर 1000 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ध्यान रखना है कि 1000 ग्राम पानी में, ठीक है, 35 ग्राम क्या है, ये सैलाइन है, सैलिनिटी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाईएस्ट सैलिनिटी 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक देखने को मिलेगी। बाल्टिक सी की सैलिनिटी कम है, ठीक है। हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ है, लेक वैन, रेड सी, डेड सी एंड ग्रेट सोल्ट लेक में है, ध्यान रखना है। ये सविंदर सिंह सर की बुक से डेटा लिया गया है, तो ध्यान रखना है, डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। बात करें ओशियन डिपॉजिट की, अब देखिए ओशियन डिपॉजिट्स में इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। टेरिजेनियस डिपॉजिट, वोल्केनिक मैटर, बायोटिक मैटर एंड एबायोटिक मैटर एंड डिपॉजिट्स, ठीक है। टेरिजेनियस डिपॉजिट्स में ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, मड, अब देखिए जो मान लीजिए रिवर है, रिवर के साथ जो भी सेडिमेंट है वो कहाँ, ओशियन में जाएगा, ठीक है, ओशियन में जाकर फिर ये क्या है, जमा हो जाएगा, इसी को क्या है, टेरिजेनियस डिपॉजिट बोलते हैं। इसमें आपका ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, मड, ये सब आएगा। मड भी 3 तरह की है, ब्लू मड, ग्रीन मड और रेड मड, ठीक है। वहीं वोल्केनिक मैटर और डिपॉजिट में, अब देखिए ओशियन के अंदर वोल्केनिक इरप्शन भी होते हैं। जो वोल्केनिक इरप्शन है उसमें जो भी मटेरियल्स आते हैं, ठीक है, वो सब वहीं जमा हो जाएंगे डिपॉजिट के रूप में, तो उन्हें वोल्केनिक मैटर और डिपॉजिट बोलते हैं, जिसमें राख है या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब आ जाएंगी। बायोटिक मैटर और डिपॉजिट में क्या आएंगे, जैसे कोई जानवर मर गया, ठीक है, उसके कंकाल, हड्डियाँ, ठीक, या कोई प्लांट सड़ गया, वो ये सब आ जाएंगे बायोटिक मैटर में, ठीक है। बायोटिक मैटर एंड डिपॉजिट 2 तरह के होते हैं, एक नैरेटिक और एक पैलेजिक, ठीक है, नैरेटिक और पैलेजिक। नैरेटिक में बड़े बड़े एनिमल आते हैं, ठीक है, और पैलेजिक में इसको भी 2 पार्ट में, कैलकेरियस एंड सिलीशियस ऊज, ठीक है। कैलकेरियस में 2 तरह का डिवाइडेशन है, ठीक है, टेरोपोड और ग्लोबिजरिना, ठीक है, टेरोपोड और ग्लोबिजरिना 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वही सिलीशियस ऊज
रेडियोलैरिन और डायटम में ये डिवाइडेड है। ठीक है, कैलकेरियस को आप पीजी से याद कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद करना और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एबायोटिक मैटर और डिपॉजिट में रेड क्ले और मेटियोरिक डस्ट आएगा। ठीक है, रेड क्ले और मेटियोरिक डस्ट आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपको ये चार्ट याद हो गया, ठीक है, ये चार्ट अगर आपको याद हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, यूपीपीजीटी में देख लेना। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन किसने किया था? मुर्रे ने किया था 1872 में, ये भी ध्यान रखना। ब्लू मड, रेड मड और ग्रीन मड, अब इनको एक बार देख लेते हैं। ब्लू मड, इसमें क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स रिच इन, जो आयरन सल्फाइड की मात्रा जिन रॉक में ज़्यादा होती है, ठीक है, वो टूटते हैं और उससे ब्लू मड का निर्माण होता है। वहीं रेड मड, इसमें FeO की मात्रा ज़्यादा होती है, जिन रॉक्स में वो टूटते हैं वो रेड मड बन जाती है। FeO फॉर्म रेड मड। ठीक है, ग्रीन मड, कलर ऑफ ब्लू मड इज चेंज टू ग्रीन मड ड्यू टू रिएक्शन ऑफ सी वाटर। ठीक है, जो ब्लू मड है वो चेंज हो जाती है ग्रीन मड में, किसके कारण? जब रिएक्शन होती है सी वाटर की। इट कंटेन्स ग्लाउकोनाइट, ये याद रखना है, ग्लाउकोनाइट ये एक तरह का आयरन की फॉर्म है और इसके कारण ही जो मड है उसका रंग हरा होता है। ठीक है, अब पूछेंगे क्वेश्चन, ग्रीन मड का रंग ग्रीन क्यों होता है? तो किसके कारण? ग्लूकोनाइट के कारण। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ब्लू मड आयरन सल्फाइड, ठीक है, रेड मड FeO, ये अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, कुछ और पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओशियन डिपॉजिट से रिलेटेड। टेरिजीनियस मटेरियल, लार्जर एंड कोर्सर सेडिमेंट जो होते हैं, अब देखिए बड़े बड़े जो सेडिमेंट हैं लार्जर या कोर्सर, वो कोस्ट के आसपास ही डिपॉजिट हो जाते हैं। वहीं छोटे साइज़ के वो स्मॉलर और फाइनर होते हैं, वो कोस्ट से दूर जाकर जमा होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डायमीटर के हिसाब से अब देखिए ग्रेवल्स रेंज फ्रॉम 2 mm से 256 mm देखते हैं। पहले ग्रेनुअल्स आएगा, क्रम पूछ लिया जाता है। पेबल्स, पेबल से बड़ा कोबल्स, फिर बोल्डर, बोल्डर सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये क्रम याद रखना है। अगर और डिटेल में देखें इनको, अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में देखें, ठीक है, पार्टिकल को साइज़ के हिसाब, सबसे छोटा मड होता है, मड के बाद किले, किले के बाद सिल्ट, पहले क्या होगा? मड होगा, फिर किले होगा, फिर सिल्ट, फिर सैंड, ठीक है, फिर ग्रेनुअल्स, इसके बाद पेबल्स, कोबल्स और बोल्डर्स। ठीक है, ये इनका क्रम है। ठीक, एक बार और रिवाइज करा देते हैं। मड, किले, सिल्ट, सैंड, ग्रेनुअल्स, पेबल्स, कोबल्स और बोल्डर्स। मड और किले की बात करें, देखिए मड और किले साइज छोटा है, तो ये काम वाटर में क्या है? डिपॉजिट होते हैं, काम सी वाटर में डिपॉजिट होते हैं। द ओरिजिनल कलर ऑफ ब्लू मड, का जो ओरिजिनल कलर वो ब्लूइश ब्लैक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कलर ऑफ ब्लू मड इज चेंज टू ग्रीन मड ड्यू टू रिएक्शन ऑफ सी वाटर, ये हम बता चुके थे। ठीक है, नेरेटिक मैटर इंक्लूड स्केलेटन ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट रिमेन्स। नेरेटिक में जो स्केलेटन है मैरीन ऑर्गेनिज्म के या प्लांट रिमेन्स के, वो आते हैं। और पेलेजिक मैटर में क्या आते हैं? रिमेन्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेरेटिक में जो जानवर्स हैं मैरीन ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनके स्केलेटन या प्लांट रिमेन्स आते हैं। वहीं पेलेजिक में, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी आते हैं। ये हमने अभी जो बताया था ऊपर, यहाँ देखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नेरेटिक में कौन आएगा और पेलेजिक में क्या है? डिफरेंट टाइप की एल्गी आती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। Pelagic deposit consist of matter derived from algae and are mostly in the form of liquid mud generally known as ooze। अब देखिए जो पेलेजिक डिपॉजिट की हम बात कर रहे थे, उसमें क्या है? जो मैटर है वो किससे? एल्गी से आता है। ठीक है, एल्गी से मिलता है, लिक्विड मड की फॉर्म में मिलता है, इसको हम ऊज भी बोलते हैं। ठीक, दो पार्ट में बताया था, कैलकेरियस ऊज और सिलिशियस ऊज। ठीक है, कैलकेरियस में
टेरोपोड ooze और ग्लोबिजिरना ooze, ठीक है। और जो सिलीशियस है इसमें रेडियोलेरियन एंड डायटम ooze आता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। और टेरोपोड 2000 फैदम की डेप्थ तक मिलता है और ग्लोबिजिरना 2000 से 4000 फैदम तक बनता है, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करें रेड क्ले की, ये इनऑर्गेनिक में आता है, ठीक है, जैसा कि हमने बताया इनऑर्गेनिक एंड मीटियोरिक डस्ट चौथा पार्ट था ना। तो इनऑर्गेनिक में रेड क्ले आती है। रेड क्ले कंटेन्स मोर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देन एनी अदर मैरीन डिपॉजिट, ये इम्पोर्टेंट है। जो रेड क्ले है उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सबसे ज़्यादा होते हैं किसी और मैरीन डिपॉजिट के मुकाबले। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जर्किन्स ने डिवाइड किया मैरीन डिपॉजिट को 3 पार्ट में, डीप सी डिपॉजिट, शैलो वाटर डिपॉजिट और लिटोरल डिपॉजिट्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ ooze कवर 75.5% ऑफ ओशियन एरियाज, ठीक है। और एंथीजेनिक डिपॉजिट किसको कहते हैं? द मटेरियल derived थ्रू बायोकेमिकल प्रेसिपिटेशन एंड डिपॉजिट ऑन सी फ्लोर आर कॉल्ड एंथीजेनिक डिपॉजिट, ठीक है। वो मटेरियल जो बायोकेमिकल प्रेसिपिटेशन के कारण आते हैं, डिपॉजिट होते हैं सी फ्लोर पर, उन्हें आउथीजेनिक, ठीक है, ये आउथी नहीं है, सॉरी, एंटी, यहाँ पर एंथीजेनिक डिपॉजिट है, यहाँ हमने ये ए एन है, ठीक है, इस तरह से पढ़ लिया था, ठीक। एंथीजेनिक डिपॉजिट है। सी वेव क्या है? सी वेव्स आर मोस्ट पावरफुल एंड इफेक्टिव इरोसिव एजेंट ऑफ कोस्टल एरिया। अब देखिए सी वेव है, अब अंडुलेशन होता है किसमें? जो पानी है, मान लीजिए ये सी है या ओशियन है, इसमें क्या है, हलचल मचेगी, हलचल मची, ठीक है। हलचल मचने के बाद इसमें क्या, क्रेस्ट और ट्रफ उत्पन्न होंगे और यही क्या है, सी वेव है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से इरोजन का काम करती है। जो कोस्टल एरिया है वहाँ क्या है, इरोजन का काम करती है, ठीक है। तो सी वेव आर डिफाइंड एज अंडुलेशंस ऑफ सी वाटर करेक्टराइज बाय वेल डेवलप्ड क्रेस्ट एंड ट्रफ। अब क्रेस्ट क्या है? अब देखिए ये क्या है, एक वेव है, ठीक, वेव है, इसमें जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है ये क्रेस्ट होता है और जो लोअर पार्ट है ये ट्रफ होता है, ठीक है। क्रेस्ट से क्रेस्ट की दूरी या ट्रफ से ट्रफ की दूरी, तो इसको बोलते हैं क्या, वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक। ये क्या है, वेव की हाइट है, ठीक है, क्रेस्ट का पॉइंट और ट्रफ का पॉइंट, ये क्या है, वेव हाइट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, और फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा। अब वेवलेंथ ज़्यादा है इसकी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखा हमने, ये एक वेवलेंथ यहाँ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, लो होगी। यहाँ वेवलेंथ कम है इसके मुकाबले तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, ये ध्यान रखना है। वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। द मैकेनिज्म ऑफ द ओरिजिन ऑफ सी वेव इज नॉट प्रीसियसली नोन बट इट इज कॉमनली बिलीव दैट वेव आर जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन वाटर सरफेस कॉल्ड बाय ब्लोइंग विंड। जो देखिए ओरिजिन होता है सी वेव्स का, किसकी वजह से होता है, जो हवा चलती है उसकी वजह से होता है, ठीक है। जो सरफेस वाटर पर उस पर ये क्या है, फ्रिक्शन जनरेट करती है, उसकी वजह से सी वेव का ओरिजिन होता है, ठीक है। द अंडुलेशन ऑफ सी वाटर एट द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन आर कॉल्ड स्वेल्स। जिस जगह क्या है, पानी में, अब देखिए ये पानी है, ठीक है, पानी है, जिस जगह पर अंडुलेशन होगा वो जगह स्वेल कहलाई जाएगी। क्या कहलाती है, स्वेल्स कहलाती है, ठीक है। द अंडुलेशन ऑफ सी वाटर एट द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन और कॉल्ड स्वेल्स कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एक नोट है, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट ओनली द फॉर्म ऑफ वेव मूव। अब देखिए सिर्फ वेव की फॉर्म मूव करती है, पानी नहीं, ठीक है। देखो इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट ओनली द फॉर्म ऑफ वेव मूव फॉरवर्ड इन सीज एंड ओशियन थ्रू द वाटर एंड द वाटर डज नॉट मूव फॉरवर्ड
सी वेव में सिर्फ वेव मूव करती है, पानी मूव नहीं करता है, ठीक है, यही अंतर है। टाइड में पानी मूव करता है, ये ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग हैं इसीलिए, ठीक, ये ध्यान रखना है। क्या सी वेव में सिर्फ वेव मूव करती है, ठीक है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ठीक है, इसमें क्या है, पानी फॉरवर्ड मूव नहीं करता है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मूव मोस्ट रैपिडली, ठीक है, जो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी वो क्या है, तेजी से मूव करेगी। कुछ और पॉइंट है। कैपिलरी वेव क्या होता है, जिस वेव की वेवलेंथ, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर से कम हो उसको कैपिलरी वेव कहते हैं। ग्रेविटी वेव जिसकी वेवलेंथ 1 से लेकर 4 तक हो, मीन्स आप 1.5 मान कर चलिए, 1.5 से 4 सेंटीमीटर के बीच, वो ग्रेविटी वेव। सी वेव 4 से 7.5, ठीक है, ग्रेविटी वेव 4 से 7.5, सी वेव 4 से 7.5, और ओशियन वेव ये 7.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा क्रम में पूछ लिया जाएगा। कैपिलरी वेव 1.5 सेंटीमीटर से कम, ग्रेविटी वेव 1.5 से 4.5 या 4 किलो सेंटीमीटर तक, और सी वेव 4 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर, एंड ओशियन वेव 7.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। चारों का क्रम याद रखना, छोटी कैपिलरी है, फिर ग्रेविटी, फिर सी, फिर ओशियन वेव, ठीक। सर्फ क्या है, सर्फ को क्या है, फॉर्मिंग वेव भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग वेव। ये क्या करती है, पाइल अप ऑफ द सक्सेसिव वेव्स, ठीक है, ये क्या कर देती है, जो वेव है एक, उसका फिर पाइल अप कर देती है, जो वेव, एक वेव के ऊपर एक वेव, ठीक है, इसको सर्फ बोलते हैं। स्वेश, जब एक वेव के ऊपर दूसरी वेव ओवरराइड कर जाए, ठीक है, अब एक वेव है, ठीक है, ये एक वेव है, अब इस वेव के ऊपर ही दूसरी वेव क्या है, ओवरराइड कर गई, तो ये क्या बन जाएगा, स्वेश बन जाएगा, ठीक है, स्वेश बन जाएगा। मटेरियल चलाती है, बीच का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बैक स्वेश, जब स्वेश रिटर्न करता है कोस्ट से, इस तरह से रिटर्न कर जाता है, तो वो बैक स्वेश बन जाता है, ठीक। लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट, जब वेव क्या है, पैरेलल, कोस्ट के पैरेलल, अब मान लो ये कोस्ट है, अब वेव इसके पैरेलल ही रन करने लगी, तो ये क्या बन जाएगा, लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट बन जाएगा। और रिप करंट, RIP, रिप करंट, जब बैक स्वेश, अब देखिए वापस लौट रही थी ना, ठीक है, जब वापस लौट रही थी उसको बैक स्वेश। जब बैक स्वेश क्या है, ये जब ये स्वेश वापस होती है तो बैक स्वेश, जब ये लार्जर हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिप करंट बोलते हैं। बैक स्वेश से लार्ज होगी तो वो रिप करंट होगी। बस इतना याद रखना, लौटती हुई है ये भी, ये दोनों याद रखना है, ठीक है, स्लाइटली अंतर है बस, ये थोड़ा छोटी होती है, ये थोड़ा बड़ी होती है। अंडर टो करंट बिगर होती है बैक स्वेश से, ठीक है, बिगर देन बैक स्वेश। ये क्या है, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वापस लौटती है, ठीक, ये ध्यान रखना है। स्वेल हमने बता दिया कि अंडुलेशन होता है, ठीक है, सी वाटर का जिस प्लेस पर, उसको स्वेल बोला जाता है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मूव मोस्ट रैपिडली, ये भी बताया। लो फ्रीक्वेंसी वेव कंस्ट्रक्टिव होती हैं, ध्यान रखना है। अब देखिए लो फ्रीक्वेंसी वेव्स, अब लो फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ इनकी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा होगी। अब वेवलेंथ ज़्यादा तो कंस्ट्रक्टिव है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं तो लो, यहाँ पर लो वेवलेंथ होगी, क्या होगी, लो वेवलेंथ, और ये क्या होती हैं, डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इतना अंतर समझ आया। और टाइड आखिर है क्या, देखिए वेव में हमने बताया था कि जो सी वेव बताया था, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है ये देखना, इसमें हमने क्या बताया था कि पानी में क्या है, अंडुलेशन, हलचल होती है, ठीक है, तो इसमें क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। वहीं अगर टाइड की बात करें, टाइड में क्या है, पानी क्या करता है, राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द सन एंड द मून, इसी को क्या है, टाइड बोलते हैं।
पानी का ऊपर उठना और नीचे जाना, ठीक है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है? सन और मून लगाते हैं, उसी की वजह से टाइड आती हैं, ठीक है। टाइडल करंट्स अफेक्ट करते हैं होल वाटर को फ्रॉम द सी सरफेस टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक टाइडल करंट क्या है? पानी को अफेक्ट करते हैं। जब पानी राइज होता है, द राइज ऑफ सी वाटर एंड इट्स मूवमेंट टुवर्ड द कोस्ट, इसको बोलते हैं टाइड। और जब, ठीक है, इस एंड द रिजल्टेंट हाई वाटर लेवल इज नोन एज हाई टाइड वाटर बोलते हैं, ठीक है। पानी अगर कोस्ट की तरफ आया, ऊपर उठा हुआ, तो उसको टाइड बोलेंगे। जब वापस होगा फॉल ऑफ सी वाटर एंड इट्स मूवमेंट टुवर्ड द सी, उसको बोलते हैं एब, ठीक है। टाइड को बोलते हैं ज्वार और एब को बोलते हैं क्या? भाटा, ठीक है, ध्यान रखना है, ज्वार भाटा। एंड द रिजल्टेंट लो वाटर लेवल, उसको बोलते हैं लो टाइड वाटर। हाई टाइड वाटर और लो टाइड वाटर में अंतर समझ आया? ध्यान रखना है, ठीक है। हाई टाइड वाटर टाइड एंड लो टाइड वाटर एब को बोलते हैं। टाइडल रेंज क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड वाटर एंड लो टाइड वाटर इज कॉल्ड टाइडल रेंज। पानी कितना ऊपर तक उठा, ठीक है, वो हाई टाइड वाटर का जो डिफरेंस है किससे? लो टाइड वाटर से, ये लो टाइड वाटर से, तो इसी को क्या है? टाइडल रेंज बोलते हैं। कितना पानी ऊपर तक उठा और कितना नीचे तक गया, यही देखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओरिजिन ऑफ टाइड, टाइड का ओरिजिन कैसे होता है? द ओरिजिन ऑफ टाइड इन द ओशियन इज प्राइमरली कंसर्न विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है सन और मून की, उसकी वजह से पानी ऊपर उठता है, वही टाइड है, ठीक है। ये अर्थ है, जब अर्थ से मून की डिस्टेंस क्या है? पास होगी, उसको पेरेजी बोलते हैं। जब मून दूर होगा अर्थ से तो उसको अपोजी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। द फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज कॉल्ड अपोजी। तब डिस्टेंस दूर होती है कितनी? 4,60,000 किलोमीटर। एंड जब नियरेस्ट डिस्टेंस होती है मून और अर्थ की, उसको बोलते हैं पेरेजी, 3,56,000 किलोमीटर, ठीक। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट। देखिए ये क्यों बता रहे हैं, ये आगे अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट, मून भी रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। तो जो अर्थ का ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। डिस्टेंस मून और अर्थ की चेंज होती है, ठीक है, एवरी मंथ पर, ये भी ध्यान रखना है। अब ये बताया था हमने डिस्टेंस फ्रॉम मून, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, सेंटर से सेंटर कितनी होती है? 3,84,800। देखो ध्यान से देखना, अगर सेंटर से सेंटर देखें, मून का सेंटर और अर्थ का सेंटर, ठीक है, तो कितनी? 3,84,800। और आउटर सरफेस से आउटर सरफेस देखें, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो कितनी होती है? 3,77,000 किलोमीटर, ठीक है। अब डायमीटर कितनी है अर्थ की? 12,800 डायमीटर, और रेडियस 6,400, ठीक है, ये ध्यान रखना। डायमीटर क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर है, रेडियस हाफ होती है, ठीक है, डायमीटर की। अब ये तो रहा आउटर सरफेस, ठीक है। अपोजिट सरफेस से अपोजिट सरफेस देखें, मतलब अपोजिट सरफेस से यहाँ तक हमने सेंटर से सेंटर देखा, हमने पास देखा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब दूर वाले पॉइंट से देखते हैं तो 3,90,400 किलोमीटर। तो ये क्या है? एक वेरिएशन लाती है, ठीक है। जो मून की डिस्टेंस है अर्थ से, वो क्या है? वेरिएशन लाती है। यहाँ पर हमने एक डायग्राम भी बना रखा है, ये सेंटर से सेंटर है, ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है, ये मून है और ये अर्थ है। सेंटर से सेंटर 3,84,800 लिखे देते हैं, अगर ब्लर हो रहा है, 3,84,800 किलोमीटर। वहीं देखें, ये अर्थ है, ये मून है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखें तो 3,77,000 किलोमीटर है डिस्टेंस, ठीक। और अगर यहाँ से इस पॉइंट तक देखें, ये अर्थ है, ये मून है, तो 3,90,400
400 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। ये ध्यान रखना है पॉइंट्स, अभी इनका यूज़ होगा। डायमीटर याद रखनी है अर्थ की 12,800 किलोमीटर, तो रेडियस 6,400 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स मून की कब मैक्सिमम होगी? जब अर्थ सरफेस फेस करेगा मून की तरफ, और मिनिमम कब होगी? जब अपोजिट साइड होगा। अब सीधी सी बात है भैया, यहाँ पर मैक्सिमम होगी। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ मिनिमम होगी। ठीक है, यहाँ मिनिमम होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम। ठीक, तो यही बोला गया है। ये क्या है? हाई टाइड, ये मून है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई, हाई टाइड बनेगी, और इधर भी हाई टाइड बनेगी। ठीक है, यहाँ क्या है? ये टाइडल बल्ज जो ऊपर को उठा है। अगर इधर हाई टाइड तो इधर क्यों बनी हाई टाइड? ठीक है, इसका भी रीज़न अभी बताते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है हमने, द वाटर ऑफ अर्थ सरफेस फेसिंग द मून इज अट्रैक्टेड एंड पुल्ड, हाई टाइड अकर होती है। हाई टाइड इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ साइमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ रिएक्शनरी फोर्स की वजह से। ध्यान रखना है, अगर इधर हाई टाइड है तो इधर भी हाई टाइड है। क्यों? सेंट्रीफ्यूगल, या आप इसको रिएक्शनरी फोर्स भी बोल सकते हो, रिएक्शनरी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून कोजिंग आउटवर्ड बल्ज ऑफ द वाटर। तो इस वजह से इधर भी क्या है? हाई टाइड बनती है। ठीक है, समझ आया? अगर इधर मून है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगी, तो इधर रिएक्शनरी फोर्स लगेगी। ठीक है, ध्यान रखना है। टू टाइड्स एंड एब्स आर एक्सपीरियंस ट्वाइस एट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस विद इन 24 आवर्स। सीधे शब्दों में 24 घंटों में कितनी बार टाइड और एब्स आते हैं? दो टाइड और एब्स, दो एब्स आते हैं। दो टाइड्स, टू टाइड्स और टू एब्स आते हैं, ये ध्यान रखना है। बस सिंपल, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है। अगर इधर दोनों डायरेक्शन मून और सन एक अर्थ की एक तरफ है, तो यहाँ हाई टाइड आएगी। ठीक है, हाई टाइड आएगी। यहाँ की टाइड क्या है? जो इसकी इंटेंसिटी, क्षमता है एक तरह से, वो ज़्यादा हो जाएगी। और अर्थ बीच में है, सन इधर है, मून इधर है, तो वो इतनी इसके मुकाबले कम होगी। ठीक है, इंटेंसिटी एक तरह से। वैन सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में है, देयर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क टुगेदर एंड हाई टाइड आर फॉर्म्ड। अब देखिए, एक ही लाइन में है तो हाई टाइड फॉर्म्ड होती है। ठीक है, ये एक लाइन में है, यहाँ हाई टाइड फॉर्म्ड होगी। अगर 90 डिग्री पर है, ये क्या है? अर्थ है। मून इसके अगर इधर इधर और सन इधर है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, मतलब इस तरह से 90 डिग्री है। व्हेन सन मून आर एट द पोजीशन ऑफ राइट एंगल विद रेफरेंस टू अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन मून वर्क अगेंस्ट ईच अदर एंड हेंस लो टाइड आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर लो टाइड बनती है। ठीक है, हाई टाइड यहाँ बनेगी इस सिचुएशन में, यहाँ लो टाइड बनेगी। ठीक है, दिस सिचुएशन अकर ड्यूरिंग 8th डे ऑफ ईच फोर्टनाइट ऑफ अ मंथ। तो 8वें दिन ये सिचुएशन होती है। ठीक है जी। टाइड का टाइम हमने जैसा कि बताया 24 घंटे में, 24 आवर्स में कितने बार? 2 बार। ठीक है, ऑन एन एवरेज एवरी प्लेस एक्सपीरियंस टाइड ट्वाइस अ डे। 24 घंटे में 2 बार। तो अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर 24 घंटे में। एवरी प्लेस शुड एक्सपीरियंस टाइड आफ्टर 12 घंटे में होना चाहिए। भाई 2 बार आ रही है 24 घंटे में, तो 12 घंटे में एक बार तो आनी चाहिए, 12 आवर्स में एक बार आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? ईच डे टाइड इज डिलेड बाय 26 मिनट। तो 26 मिनट लेट हो जाती है। ठीक है, क्यों? बिकॉज मून ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। क्यों? क्योंकि मून भी तो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इस वजह से जो 26 मिनट का टाइम है वो लेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ एविडेंट दैट एट एवरी प्लेस ईच डे टाइड अकर आफ्टर 12 आवर एंड 26 मिनट। ये ध्यान रखना है। ठीक है, आनी तो चाहिए 12 घंटे में टाइड, लेकिन 12 घंटे 26 मिनट टाइम लगता है। एंड आफ्टर द टाइड एब अकर आफ्टर 6 आवर 13 मिनट। ठीक है जी।
तो 24 घंटे में 24 आवर्स में 2 टाइड 2 एब आते हैं, ठीक है। तो टाइड कब होगी? 12 घंटे 26 मिनट में, ठीक है। एब कब आएगा? अगर एक टाइड आ गई उसके 6 घंटे 13 मिनट बाद, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट ईच प्लेस एक्सपीरियंस टाइड ट्वाइस अ डे when the place is under the moon and where the place is at opposite side of the moon and thus each tide at particular place is delayed by 26 मिनट डेली। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऐसे, कितने मिनट लेट हुई, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक नोट है, स्टीपनेस इंक्रीज द हाइट ऑफ द टाइड वाइल जेंटल स्लोप डिक्रीज द हाइट ऑफ द टाइड, ठीक है। अगर स्लोप स्टीप है तो वो टाइड की जो हाइट है उसको इंक्रीज करेगा, और जो जेंटल स्लोप है वो टाइड की हाइट को डिक्रीज करेगा। डायग्राम में हमने बना रखा है, ठीक है। विंड ऑल्सो फेवरिंग द हाइट ऑफ द टाइड अलोंग द कोस्ट, विंड भी क्या है? फेवर करती हैं टाइड की हाइट को, ठीक है। टाइड के टाइप्स देख लेते हैं। स्प्रिंग टाइड, ठीक है, ये वेरी हाई टाइड होती है जब क्या है, सन मून और अर्थ एक ही लाइन में हो तो स्प्रिंग टाइड होती है। इसको, इस सिचुएशन को सिजगी बोलते हैं। कंजक्शन किस सिचुएशन को बोलते हैं? जब सन और मून अर्थ के एक साइड में हो, और अपोजिशन जब सन एक साइड और मून एक साइड हो अर्थ के, तो उसको अपोजिशन बोलते हैं। इस तरह से समझिए, सन है, मून है, अर्थ है, एक साइड हो गए इसके, ये इस लाइन में। अब यहाँ क्या है? सन है, ठीक है, बीच में क्या है? अर्थ आ गई, और इधर मून आ गया, तो ये अपोजिशन हो जाएगा, ठीक है जी। तो व्हेन सन एंड मून आर इन वन साइड ऑफ द अर्थ, इसको कंजक्शन, और इस न्यू मून के दौरान ये सिचुएशन होती है अपोजिशन। जब पोजीशन ऑफ अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून, ये कब होती है? फुल मून के टाइम में होती है, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड बनती है। द हाइट ऑफ सच स्प्रिंग टाइड इज 20% मोर देन नॉर्मल टाइड, ठीक है, 20% ज़्यादा क्या है? होती है नॉर्मल टाइड के मुकाबले। सच टाइड अकर ट्वाइस एवरी मंथ ड्यूरिंग फुल मून और न्यू मून के टाइम पर होती है, 1 महीने में 2 बार, एंड देयर टाइमिंग इज फिक्स, और इसका टाइमिंग फिक्स होता है। स्प्रिंग टाइड समझ आया। वही नीप टाइड देखते हैं अब। नीप टाइड जो 90 डिग्री बनाते हैं एंगल। लो टाइड होती है, सन मून और अर्थ किस पोजीशन में होते हैं? क्वाड्रेचर मीन्स राइट एंगल की सिचुएशन में होते हैं, ऑन 7th and 8th डे ऑफ एवरी फोर्टनाइट ऑफ अ मंथ। मीन्स कोई मंथ है, ठीक है, 15 दिन का बटा, ठीक, उस 15 दिन में से जो 7वां या 8वां दिन है, या तो 7th या 8th डे पर यह सिचुएशन होती है, तब नीप टाइड बनता है, ठीक है जी, ध्यान रखना है। द हाइट ऑफ नीप टाइड इज जनरली 20% लोअर देन द नॉर्मल टाइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7वें 8वें दिन और महीने के 21वें 22वें दिन के आसपास ये 2 बार बनती है महीने में। जैसे स्प्रिंग टाइड थी ना, फुल मून और न्यू मून वाले दिन, तो ऐसे ही ये 7th 8th डे और ये 21वें 22वें दिन बनती है। कौन सी? नीप टाइड। 20% लोअर होती है नॉर्मल टाइड के। ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल टाइड, व्हेन द मून इज अबव और नियरली अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, द ड्यूरनल इनइक्वलिटी इज मैक्सिमम एंड द टाइड आर कॉल्ड ट्रॉपिकल टाइड। ट्रॉपिकल टाइड कब बनती है? जब मून किसके अबव हो? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, जो ड्यूरनल इनइक्वलिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, तो तब कौन सी? ट्रॉपिकल टाइड बनती है। और इक्वेटोरियल टाइड जब मून नियरली किसके अबव हो? इक्वेटर के, तो ड्यूरनल इनइक्वलिटी मिनिमम हो जाती है, तो तब टाइड कौन सी बनती है? इक्वेटोरियल टाइड बनती है। ये ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों में अंतर समझ आया। जब मून किसके ऊपर होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न के, तो ट्रॉपिकल टाइड। और इक्वेटोरियल टाइड जब मून किसके ऊपर होगा? नियरली अबव द इक्वेटर, तो तब क्या बनेगी? इक्वेटोरियल टाइड बनेगी। ये ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है ड्यूरनल इनइक्वलिटी यहाँ ट्रॉपिकल में मैक्सिमम होती है और यहाँ मिनिमम होती है, बस इतना ध्यान रखना है। अपोजियन और पेरिजियन टाइड,
अपोजी सिचुएशन शुरू में ही बताई, अब काम आएंगी जो हम पहले बता चुके। नियरेस्ट पोजीशन ऑफ मून विद अर्थ, उसको पेरेजी बोलते हैं। पेरेजी के दिन टाइम हाई टाइड आती है, ठीक है, इसको पेरेजियन टाइड बोलते हैं। 15 से 20% हाइयर होती है नॉर्मल टाइड के। अब अपोजी सिचुएशन में मून और अर्थ दूर होते हैं तो उस सिचुएशन को अपोजी बोलते हैं। लो टाइड होती है, इसको अपोजियन टाइड बोलते हैं। 15 से 20% लोअर होती है नॉर्मल टाइड के। डेली और सेमी ड्यूरनल टाइड, जब टाइड क्या है रिकरिंग एट द इंटरवल ऑफ 24 आवर्स 52 मिनट, डेली आर कॉल्ड ड्यूरनल और डेली टाइड। और जब टाइड क्या है रिकरिंग एट इंटरवल ऑफ 12 आवर 26 मिनट, उसको सेमी ड्यूरनल टाइड बोलते हैं। ड्यूरनल 24 घंटे को बोलते हैं और सेमी ड्यूरनल 12 घंटे को बोलते हैं, लेकिन ये लेट हो रही है तो इस वजह से यहाँ 52 मिनट करा है, यहाँ 26 मिनट लिख दिया है। इक्विनोक्टिकल स्प्रिंग टाइड, द टाइड रिकरिंग एट एन इंटरवल ऑफ 6 मंथ ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन एंड सन्स वेरिंग डिक्लाइनेशन, इसको इक्विनोक्टिकल टाइड बोलते हैं। ये 6 मंथ के अंतराल पर आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इक्विनोक्टिकल स्प्रिंग टाइड, ठीक है, ये 6 महीने के अंतराल पर आती है, ये ध्यान रखना है, ठीक। टाइडल बोर क्या होता है, ठीक है, डायग्राम से समझा देते हैं, बाकी आप समझ जाओगे। ये क्या है, टाइड आई, ठीक है। अब ये क्या है, इनकमिंग टाइड है, टाइड आई। अब यहाँ पर क्या है, रिवर है, रिवर का पानी कहाँ है, समुद्र में मिलने जा रहा है, लेकिन टाइड इसको क्या है, पीछे की तरफ धकेल देता है, इसको टाइडल बोर बोलते हैं, ठीक है। जो रिवर का पानी है आ रहा था समुद्र में गिरने वाला, लेकिन टाइड इसको पीछे धकेल देगा थोड़ा, तो इसको टाइडल बोर बोलते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ रीड कर लेते हैं। अ टाइडल बोर इज अ टाइडल फिनोमिना इन विच द लीडिंग एज ऑफ द इनकमिंग टाइड फॉर्म्स अ वेव ऑफ वाटर दैट ट्रेवल अप अ river or narrow bay reversing the direction of the river or bay current. It is a strong tide that pushes up the river against the current. तो वही है जो हमने डायग्राम में भी बताया था, पीछे को धकेल देती है। द जियनटांग रिवर एट हांगझाऊ इन चाइना, ठीक है, हैज़ द लार्जेस्ट टाइडल बोर इन द वर्ल्ड विच कैन बी ओवर 4 मीटर हाई 3 मीटर वाइड ट्रैवलिंग विद द स्पीड इन एक्सिस ऑफ 24 आवर्स पर मिनट, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जियनटांग रिवर, ठीक है, जियनटांग रिवर कहाँ है, हांगझाऊ चाइना में है, ठीक है। ये इसका लार्जेस्ट टाइडल बोर बनता है, लार्जेस्ट टाइडल रिवर बोर, ठीक है, दुनिया में। अ टाइडल बोर इज अ वॉल ऑफ वाटर दैट मूव्स अप सर्टेन लो लाइंग रिवर ड्यू टू एन इनकमिंग टाइड, ठीक है। टाइडल करंट क्या होता है, वाटर करंट आर जनरेटेड बाय टाइड, जब वाटर करंट किसके द्वारा, टाइड के द्वारा जनरेट होगा। ड्यू टू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सी लेवल इन द ओपन एंड नियर शोर रीजन, तो वो क्या हो जाएगा, टाइडल करंट बोलते हैं। द कोस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ टाइड कोजेज फ्लड करंट बोलेंगे, वाइल पाइल अप सी वाटर अगेंस्ट द सी कोस्ट, ठीक है। यहाँ पर कोस्ट की तरफ आएगा तो फ्लड करंट बोलेंगे। और एब करंट, द करंट कोल्ड बाय रिटर्निंग टाइड आर कोल्ड एब करंट, ठीक है, ये कोस्ट से दूर जाता है, इतना बस ध्यान रखना है। रोटेटरी करंट और रिवर्सिंग करंट क्या होता है, द करंट एसोसिएटेड विद टाइड इन द ओपन ओशियन आर कोल्ड रोटेटरी करंट बोलते हैं। ये टर्न करता है एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ हेमिस्फेयर में और क्लॉकवाइज साउथ हेमिस्फेयर में, ठीक है। व्हेन द रोटेटरी करंट एंटर द शैलो वाटर ऑफ नियर शोर एरिया दे सफर फ्रॉम फ्रिक्शन एंड अल्टीमेटली दे चेंज टू अल्टरनेटिंग और रिवर्सिंग करंट, ठीक है। ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। वेलोसिटी कितनी होती है, ओपन सी में स्लो होती है किलोमीटर पर आवर, लेकिन रिवर्सिंग करंट मूव वेरी फास्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। टाइड सेंटर शिफ्ट करता है वेस्टवर्ड, मीन्स 52 मिनट पीछे छूट जाता है, ये बताया। एक दिन यानी 24 घंटे में एक जगह पर 2 बार टाइड आते हैं। टाइड से रिलेटेड कुछ थ्योरी हैं। इक्विलिब्रियम थ्योरी न्यूटन ने दी, कब, 1867 में। सेंट्रीपिटल फोर्स इन्होंने ज़्यादा बताई सेंट्रीफ्यूगल के मुकाबले, ठीक है। प्रोग्रेसिव थ्योरी विलियम वेवेल ने 1883 में, इनकी जो थ्योरी थी सदर्न ओशियन पर बेस्ड थी, ये ध्यान रखना है।
इक्विलिब्रियम थ्योरी, न्यूटन प्रोग्रेसिव थ्योरी, वेवेल कैनल थ्योरी, एरी कैनल थ्योरी, एरी ने दी 1942 में। स्टेशनरी वेव थ्योरी R.A. हैरिस ने। ठीक है, ये चारों नाम याद रखना है। नोडल पॉइंट, देयर इज सच अ सेंटर इन द मिडिल ऑफ ओशियन वेयर देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर, तो उसको नोडल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ ओशियन का मिडिल, जहाँ पर कोई लेवल में चेंज नहीं होता है, उसको नोडल पॉइंट बोलते हैं। सी लेवल यूनिफॉर्म होता है पूरी दुनिया में, बट मीन सी लेवल वेरी करता है। सी लेवल दुनिया का सेम है, लेकिन मीन सी लेवल अलग अलग मिलेगा। चेन्नई को क्या है, रेफरेंस पॉइंट माना है भारत का। ठीक है, डेटम लाइन मेजरमेंट, जो डेटम लाइन है, जो मीन सी लेवल है, चेन्नई से मापा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं हम ओशियन करंट्स के बारे में। किसके बारे में? ओशियन करंट्स के बारे में। ठीक है, ओशियन करंट्स के लिए हमने हालांकि एक क्लास अलग से बना रखी थी, लेकिन यहाँ पर एक अलग सीरीज़ है UPPGT के नाम से, तो हम यहाँ पर अलग से करा देते हैं। पहले देखते हैं, अब देखिए अटलांटिक ओशियन देखेंगे। पहले देखेंगे हम अटलांटिक ओशियन, और अटलांटिक में भी हम क्या देखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ अटलांटिक है, इसमें नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है, वो वार्म करंट है। एंटलीज करंट है, वार्म करंट है, पूछा जाता है। कैरेबियन या कैनी करंट नाम बदल कर पूछा है कई बार। कैनी करंट ये क्या है, वार्म करंट है। एंटलीज भी वार्म है, नॉर्थ अटलांटिक भी वार्म है। ठीक है, एक बार रीड करा देते, फिर डायग्राम में देख लेना। होरिडा करंट ये भी वार्म करंट है। गल्फ स्ट्रीम ये भी वार्म है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये भी वार्म है। रीनल करंट ये भी वार्म है, और नॉर्वेजियन करंट भी वार्म है। नॉर्वे से कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, और गिनी करंट ये भी वार्म है। कोल्ड कौन कौन सी है? लेब्राडोर, इरमिंगर एंड कैनरी। लेब्राडोर, इरमिंगर और कैनरी ये क्या है, कोल्ड है। ठीक है, यहाँ डायग्राम देख लेना, 1 2 3 करके लिखा है, 1 2 3। पहली कौन सी है? नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है पहली। नॉर्थ अटलांटिक, ये नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है ये वाली 1। फिर इसके बाद 2 पर हमने कौन सी बताई? 2 पर एंटलीज करंट है, ये जो है ये वाली, ये एंटलीज करंट है। ठीक है, 3 पर हमने क्या बताई है? कैरेबियन या कैनी करंट, ये कैरेबियन या कैनी करंट है। ठीक है, ये एंटलीज, ये कैरेबियन, ये कैनी करंट है। ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक करंट है, तीनों गर्म है। वहीं आगे चलें, होरिडा करंट ये 4th वाली है, होरिडा करंट। ठीक है, फिर ये चारों मिल जाती हैं तो गल्फ स्ट्रीम बन जाती है। चारों मिल जाती हैं तो गल्फ स्ट्रीम बन जाती है 5। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये 6 है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन गई है 6। ठीक है, 7वें पे क्या बताया था हमने? रीनल करंट ये वार्म है। 7वें पे ये रीनल करंट है, ये वार्म है। 8वें पे हमने नॉर्वेजियन करंट बताई, ये क्या है? नॉर्वेजियन करंट, ये भी वार्म है। अब 3 हमने कोल्ड बताई हैं। ठीक है, 3 कोल्ड बताई, कौन कौन सी? लेब्राडोर, इरमिंगर। लेब्राडोर, इरमिंगर, ये लेब्राडोर है, लेब्राडोर है, डार्क में हमने बना रखी है लेब्राडोर। ये इरमिंगर है, लेब्राडोर, इरमिंगर। ठीक है, और कैनरी करंट, लेब्राडोर, इरमिंगर और कैनरी। ठीक है, कैनरी ये रही 11वें पर, ये इसके कोस्ट पर आ जाती है। और 12वें पर क्या है? 12वें पर हमने देखी गिनिया करंट। ठीक है, ये हमने नॉर्थ अटलांटिक की करंट देखी। समझ आया? 3 कोल्ड देखी, 9 हमने वार्म देखी। कोल्ड याद रखना, एक याद रख लोगे तो बाकी याद हो जाएंगी। ठीक है, लेब्राडोर, लेब्राडोर, इरमिंगर और कैनरी ये कोल्ड है, बाकी वार्म है। ठीक है, बाकी वार्म है, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे साउथ अटलांटिक में। ठीक है, अभी हमने नॉर्थ की देखी, अब साउथ की देखते हैं। ठीक है, साउथ में साउथ इक्वेटोरियल अटलांटिक, साउथ इक्वेटोरियल, जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक देखी थी गर्म, ऐसे ही ये साउथ इक्वेटोरियल अटलांटिक। फिर ब्राज़ीलियन करंट ये भी वार्म है, ब्राज़ीलियन करंट ये क्या है? वार्म है। साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट
ये बन गई साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये 3 पर है। बेंगुला ये कोल्ड है, बेंगुला ये 4th पर, ये कोल्ड है बेंगुला करंट, ठीक है। 5 पे फोकलैंड, ये भी क्या है, कोल्ड है, ठीक है। 5 पर ये क्या है, फोकलैंड करंट, ये क्या है, कोल्ड है। और 6th नंबर पर है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये भी कोल्ड है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये भी कोल्ड है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। साउथ इक्वेटोरियल हमने देखी, ये वार्म है, ब्राजीलियन वार्म है, और साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म है। बेंगुला, फोकलैंड और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये कोल्ड हैं, ठीक है। ये तीनों ध्यान रखना है। आगे चलते पैसिफिक की तरफ। अब पैसिफिक में भी नॉर्थ हेमिस्फेयर में देखते हैं, साउथ हेमिस्फेयर में। अब देखिए यहाँ एक एक कर देखते हैं। पहले नॉर्थ देख लेते हैं। नॉर्थ में पहले नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ ये वाला नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट ये वार्म है, नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। आप अपने साथ अगर मैप रखोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट गर्म है। दूसरे पर फिर क्यूरोसियो करंट, ये भी वार्म है। क्यूरोसियो और ओयोसियो में कंफ्यूज मत हो जाना, क्यूरोसियो गर्म है, ओयोसियो कोल्ड है, ठीक है, वो अभी बताएंगे, ठीक है। ये आयोसियो तीसरे पर है, ठीक है। आयोसियो और ओखोट्स ये कोल्ड है, ओयासियो और ओखोट्स, ठीक है। ये ओयासियो है और ये 4 पर ओखोट्स है, ये दोनों क्या है, ठंडी ठंडी है, ठंडी ठंडी जलधारा है। 5वें पर टुसीमा है, टुसीमा, ठीक है। ये 5वें पर टुसीमा है, 5वें पर क्या है, टुसीमा, ठीक है। ये कैसी है, वार्म है, टुसीमा क्या है, वार्म है। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट और कोलंबिया या अलास्का, ठीक है, ये क्या है, कोलंबिया या अलास्का ये गर्म है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और हमने 6ठे पर नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट बताई, ये भी क्या है, गर्म है। और 8वें पर आएगी आपकी कौन सी, कैलिफोर्निया, ये क्या है, कोल्ड है, कैलिफोर्निया ये क्या है, कोल्ड है। तो इस तरह से दायरे पूरा बन जाता है पैसिफिक का। अब देखते हैं साउथ पैसिफिक में। तो साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट ये वार्म है, साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट वार्म है। फिर दूसरा देखें तो ये क्या है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट ये भी वार्म है। तीसरी देखें साउथ पैसिफिक ये भी वार्म है। और चौथी देखें, ये देखिए कोस्ट के आसपास है, दूर यहाँ दिखा रखी है, थोड़ा मैप इधर बनेगा तो ये पेरू या अम्बोल्टा ये कोल्ड है, ठीक है। ये 4 हमने यहाँ देखे। और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट 5वीं ये कोल्ड है, ठीक है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड है। इंडियन में देखें तो इंडियन में नॉर्थ ईस्ट जो मॉनसून करंट है ये कोल्ड है। साउथ वेस्ट मॉनसून ये वार्म है, ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून करंट ये वार्म है, दोनों ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट ठंडी है, ठीक है। अगर सदर्न हेमिस्फेयर में देखें तो साउथ इंडियन ओशियन करंट ये वार्म है, ठीक है। दूसरे पर देखें मेडागास्कर ये वार्म करंट है। तीसरी देखें मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक के करीब से गुजरती है, ये भी वार्म है। ये दोनों मिल जाती हैं, ठीक है, ये अगुला बन जाती हैं, अगुला करंट ये गर्म है, अगुला करंट ये अगुलाज पूछा गया है, अगुलाज, ठीक है। ये अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर फ्लो करती है, एक तरह से ये मान लेना है, ठीक है। 5वां वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, कोल्ड है। और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये भी कोल्ड है, दोनों कोल्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इज कोल्ड बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, किसकी वजह से, आइस के मेल्ट होने की वजह से। कोरल रीफ्स के बारे में देखेंगे और कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। तो कोरल की अगर बात की जाए, कोरल है क्या, तो इसमें 50% एक पोलिप होता है, ये एक जीव होता है, ठीक है। पोलिप क्या है, एक जीव होता है। और 50% इसमें अदर मैरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको मिलाकर क्या है, कोरल्स बनता है, ठीक है। कोरल रीफ आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ लाइम सीक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए कोरल रीफ बनता कैसे है, वो ऑर्गेनिज्म जो क्या है, जैसे मर जाते हैं उनकी स्केलेटन जो बाहर का हिस्सा होता है एक तरह से,
ठीक है, वो क्या है, किसका बना होता है, वो क्या है, लाइम सीक्रेट करते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म लाइम सीक्रेट करते हैं, उनका स्केलेटन जो होता है, ठीक है, उससे क्या है, एक्यूमुलेशन और कॉम्पैक्शन होता है, उससे बनता है कोरल रीफ। मेनली कोरल रीफ बनाने में कौन होता है, कोरल पॉलिप होता है, जैसा कि हमने बताया एक जीव होता है, ठीक है, इसके मरने के बाद क्या है, कोरल रीफ बनता है। कोरल पॉलिप 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर देखने को मिल जाएगा, और लिव इन लाइम, ठीक है, ये किस पर जीवित रहता है, लाइम पर जीवित रहता है। न्यूमरस कोरल polyp live at a place in group in the form of colony and form calcareous cell around them, ठीक है, ये क्या है, कॉलोनी में रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, ठीक है, इकट्ठे रहते हैं, और इनकी जो सेल होती है वो किसकी होती है, कैल्शियम की, कैल्केरियस सेल होती है। कोरल रीफ आर फॉर्म ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वन सेल अपन अनदर सेल, ठीक है, एक सेल के ऊपर दूसरी सेल, सेल सेल ऐसे पूरा फिर कोरल रीफ बन जाता है, ठीक है, अलोंग सबमरीन प्लेटफॉर्म एट सुटेबल डेप्थ। कोरल पॉलिप कैन नॉट सर्वाइव अबव वाटर लेवल, ठीक है, वाटर लेवल के ऊपर ये सर्वाइव नहीं करते हैं। हैंस कोरल रीफ आर ऑलवेज फाउंड अप टू सी लेवल और बिलो इट, या तो वो सी लेवल तक देखने को मिलेंगे या सी लेवल के नीचे। कोरल रीफ आर मोर डाइवर्स देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कोरल रीफ हैं वो क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ज़्यादा विविधता लिए हुए हैं, इसलिए इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन बोला जाता है, ठीक है। 3 तरह की कोरल रीफ होती हैं, फ्रिंजिंग रीफ लिख लेना है, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड अटोल्स बनते हैं, ठीक है, ये तीनों ध्यान रखना है। फ्रिंजिंग रीफ ये एक तरह से चिपके हुए होते हैं, किससे, जो किनारा होता है उससे, ठीक है, लटके हुए टाइप, इसीलिए नाम इनका फ्रिंजिंग है, ठीक है। बैरियर रीफ जैसे मान लीजिए ये क्या है, किनारा है, तो फ्रिंजिंग रीफ इसके यहाँ इस तरह से चिपके हुए रहेंगे, ठीक है। बैरियर रीफ ये क्या है, इससे थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पानी इकट्ठा हो जाता है, इस तरह से शेप ले लेते हैं, ये क्या है, बैरियर रीफ। अटोल्स जो लक्षद्वीप है पूरा ये इसी से बना हुआ है, ठीक है, अटोल्स बना हुआ है, ठीक, ये ध्यान रखना है, बस मेनली इनके टाइप याद रखना है, पूछ लिए जाते हैं। थ्योरी इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ और अटोल्स के ओरिजिन से रिलेटेड। सबसिडेंस थ्योरी डार्विन के द्वारा दी गई, सबसिडेंस थ्योरी डार्विन 1837 में, मॉडिफाइड 1842 में की। स्टैंड स्टिल थ्योरी मुर्रे के द्वारा, स्टैंड स्टिल थ्योरी किसके द्वारा, मुर्रे 1880। फिर याद कराते हैं, सबसिडेंस थ्योरी डार्विन 1837, मॉडिफाइड 1842, स्टैंड स्टिल थ्योरी मुर्रे 1880। ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी डेली, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी डेली के द्वारा कब, 1915 में, ठीक, ये तीनों ध्यान रखना है। और कॉन्सेप्ट एक किसने, WM डेविस ने भी दिया था 1914 से 1918 के बीच में, कोरल रीफ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। सबसिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन, स्टैंड स्टिल थ्योरी ऑफ मुर्रे, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ डेली, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट WM डेविस का है। कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जैसे मैरीटाइम जोन का। मैरीटाइम जोन में 3 जोन होते हैं, एक टेरिटोरियल सी, एक EEZ, एक हाई सी, ठीक है, ये तीनों ध्यान रखना है। अब देखिए ये लैंड है, ठीक है, लैंड अब कटी छटी होती है, तो इसको एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू यहाँ प्रदर्शित किया जाता है, इसको बोलते हैं हम बेस लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, बेस लाइन, ठीक है, ये बेस लाइन होगी। अब ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द लैंड प्रोजेक्टिंग टूवर्ड द सी इज कॉल्ड बेस लाइन। अब बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी होता है, ठीक है, इसमें फुल और एक्सक्लूसिव राइट होता है कंट्री का, ठीक है, ये क्या है, टेरिटोरियल जोन है, टेरिटोरियल सी है 12 नॉटिकल माइल तक,
24 नॉटिकल माइल से अगर बेस लाइन से देखें 24 नॉटिकल माइल तक यहाँ लिमिटेड एक्सक्लूसिव राइट होते हैं, इसको कंटीजियस जोन बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आए टेरिटोरियल लाइन से कंटीजियस लाइन की दूरी 12 नॉटिकल माइल, अगर आए बेस लाइन से तो बेस लाइन से तो भैया 24 नॉटिकल माइल हो जाएगी ना। तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, फिर वहाँ गलत कर कर आप आ जाते हो। ठीक है, कंटीजियस जोन 24 नॉटिकल माइल है बेस लाइन से और 12 नॉटिकल माइल है किससे, टेरिटोरियल लाइन से या टेरिटोरियल सी वाली लाइन से। इसमें कस्टम ड्यूटी, फिस्कल, डिफेंस, इमाइग्रेशन ये सब होता है। और EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये 200 नॉटिकल माइल है। द कंसर्न्ड कोस्टल स्टेट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द सर्वे, एक्सप्लॉयटेशन, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्स, इसमें ये सब कर सकते हैं। और उसके बाद 200 नॉटिकल माइल मीन्स EEZ के बाद हाई सी है, इसमें सभी कंट्री का समान अधिकार होता है। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इंटरनल वाटर ये क्या है, वाटर जो कोस्ट लाइन और बेस लाइन के बीच में होता है उसको इंटरनल वाटर बोलते हैं। ठीक, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। प्लैंकटन्स ये फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग एंड ड्रिफ्टिंग माइक्रो प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको प्लैंकटन्स बोलते हैं। नेक्टोन्स किसको बोलते हैं, इसमें एल्गी, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फ्लोटिंग स्विमिंग मैरीन एनिमल्स होते हैं, मेनली फिशेस। बेंथोस प्लांट एंड एनिमल जो बॉटम पर रहते हैं ओशियन के, उनको बेंथोस बोलते हैं। ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक ये कहाँ है, इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है। ठीक है, इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड। मैरीन फार्मिंग को मैरीकल्चर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैरीकल्चर। ओस्टर रियरिंग होती है, मोतियों की खेती। ओशियन रेंचिंग ये ओशियन हस्बेंड्री, यहाँ डॉल्फिन पालना वगैरह। लार्जेस्ट रिजर्व मोनेजाइट के ये केरला में देखने को मिलते हैं। एंड रेड टाइड ये क्या है, एक्सटेंसिव डेवलपमेंट ऑफ रेड गिरे प्लांट्स का जब डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको रेड टाइड बोलते हैं। सी लेवल चेंज दो तरह से होता है, यू स्टेटिक चेंज, आइसोस्टेटिक चेंज। यू स्टेटिक चेंज में जो वॉल्यूम है वो क्या है, प्लस माइनस में होता है। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ये होता है यू स्टेटिक चेंज। आइसोस्टेटिक चेंज अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस होता है कोस्टल रीजन का, किसकी वजह से, लीड्स टू चेंज इन द सी लेवल। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कोस्टल एरिया उठ गया या डाउन हो गया तो ये सी लेवल में डिफरेंस पैदा कर देता है, तो ये आइसोस्टेटिक चेंज है। ठीक है, बॉटम रिलीफ ऑफ पैसिफिक ओशियन, बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशियन एंड बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशियन, यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक देखने को मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझाएंगे। अब देखिए 0 डिग्री लाइन है। अब आपसे कोई भी स्थलाकृति देकर ये पूछ लिया जाएगा कि कौन से ओशियन में है, या थोड़ा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाया तो ये पूछ लिया जाएगा कि ये पैसिफिक के नॉर्थ पार्ट में या साउथ पार्ट में है। ठीक, ये है नदर्न हेमिस्फेयर एंड ये है क्या, सदर्न हेमिस्फेयर। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर पैसिफिक ओशियन देखते हैं, फिर अटलांटिक देखेंगे, फिर इंडियन देखेंगे। पैसिफिक में इक्वेटर के ऊपर कौन कौन सी स्थलाकृति हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर जुआन डे फूका की बात की जाए, जुआन डे फूका रीज ये कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड में है, तो ये रीज कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एलूसियन बेसिन, एलूसियन बेसिन ये भी कहाँ है, पैसिफिक में है, ध्यान रखना है। कामचटका बेसिन ये कहाँ है, ये भी पैसिफिक में। ठीक है, इस तरह से याद रखना, जुआन डे फूका, एलूसियन, कामचटका। क्यूरिल ट्रेंच ये भी नॉर्थ हेमिस्फेयर में है। ठीक है, हैश राइज, हवाइन रीज, इनको रट लीजिए एक तरह से आप। कॉपर रीज, नेकर रीज, कॉपर रीज, नेकर रीज, वेस्ट पैसिफिक बेसिन, जापान ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, फिलीपीन ट्रेंच, फिलीपीन बेसिन, ये सब कहाँ है, नदर्न हेमिस्फेयर में। एक बार फिर से बताते हैं। ठीक है, ये ग्वाटेमाला बेसिन भी नदर्न हेमिस्फेयर में, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ग्वाटेमाला और कोकोज रीज।
ठीक है, ये सारे ये कोकोज रीज है, यहाँ लिख दिया है जगह की वजह से, ध्यान रखना है। कोकोज रीज, ग्वाटेमाला बेसिन, जुआन डे फूका रीज, एलूसियन बेसिन, कामचटका बेसिन, क्यूरिल ट्रेंच, हैश राइज, हवाइन रीज, कोपर रीज, नेकर रीज, वेस्ट पैसिफिक बेसिन, जापान ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, फिलीपीन बेसिन, फिलीपीन ट्रेंच, ये कहाँ है, नदन हेमिस्फेयर में, कौन से ओशियन के, पैसिफिक ओशियन के। अब देख लेते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, सदर्न में क्या क्या है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन बेसिन है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन बेसिन, ठीक है, ये आप पैसिफिक में बोल सकते हो, वैसे ये इंडियन में आएगा, ये कुछ ऐसे हैं जो मिक्सअप होते हैं, ठीक है। यहाँ ये देखें, लॉर्ड होवेराइज, तस्मान बेसिन, कैंपबेल प्लेट्यू, कार्माडेक रिज, बहुत बार पूछा जाता है, कार्माडेक इंपॉर्टेंट है, कार्माडेक रिज, ये सदर्न हेमिस्फीयर। टोंगा ट्रेंच, टोंगा रिज, ये सब कहाँ हैं, ये सदर्न हेमिस्फीयर में पैसिफिक के। साउथ वेस्ट पैसिफिक बेसिन, पैसिफिक अंटार्कटिक रिज, ईस्ट पैसिफिक राइज, साउथ ईस्ट पैसिफिक बेसिन, गालापागोस राइज, पेरू बेसिन, पेरू, पनामा, ठीक है, चिले बेसिन, चिले राइज, ठीक, नज़का रिज, ये सब कहाँ हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में, कौन सी प्लेट, कौन से ओशियन के, पैसिफिक के, ठीक है। इसको याद रख लेना है, नदन के देख लेना है एंड सदर्न हेमिस्फीयर के भूलना नहीं है, एक क्वेश्चन बन जाता है। वहीं अटलांटिक की बात करें, अटलांटिक में देखिए जो ये 0 डिग्री है, इक्वेटर बोलते हैं, ये रोमांच गैप है, रोमांच गैप के ऊपर गिनिया राइज है, गिनिया बेसिन है, गिनिया बेसिन, केप वर्डे बेसिन एंड एजोर जिब्राल्टर रिज, वेस्ट यूरोपियन बेसिन, कैनरी बेसिन है। इधर देखें तो प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ये कहाँ है, अटलांटिक में, अटलांटिक के भी नदर्न हेमिस्फीयर वाले पार्ट में है। केमन ट्रेंच, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ब्लैक रिज, ठीक है, ब्लैक रिज, नॉर्थ अमेरिकन बेसिन, न्यू फाउंडलैंड रिज, ठीक है, लेब्राडोर बेसिन, जनमेयन रिज, मोन्स रिज, ठीक है, रोकाल राइज एंड ये नॉर्वेजियन आर्कटिक में आता है, लेकिन यहाँ पर जुड़ा हुआ है अटलांटिक से, इसलिए थोड़ा याद रखना है। तो क्लियर हुआ, रोमांच गैप से अलग होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये सदर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं, ठीक है, ब्राज़ील बेसिन है, अर्जेंटीना बेसिन है, स्कोटिया रिज है, स्कोटिया बेसिन है, अटलांटिक इंडियन रिज है, अगुलाज बेसिन है, केप राइज है, केप बेसिन है, वाल्विस रिज है, ठीक है, वाल्विस रिज ध्यान रखना है, सदर्न हेमिस्फीयर में अटलांटिक के, ठीक, अंगोला बेसिन है। अब एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि डॉल्फिन कौन से पार्ट को बोलते हैं और चैलेंजर कौन से पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, डॉल्फिन नदर्न हेमिस्फीयर में और चैलेंजर सदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों में अंतर ध्यान रखना है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो डॉल्फिन ऊपर हुआ, चैलेंजर नीचे हुआ, ये हमने आपको बताया था। अब बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशियन देखते हैं, बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशियन, इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है, नॉर्थ से साउथ हेमिस्फीयर में लगाने को आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इसमें देखें ओमान बेसिन है, अरेबियन बेसिन है, ठीक है, ये आप एक तरह से बता दोगे, लेकिन यहाँ क्रम पूछा जाता है रिज का, चागोज रिज, सोकोट्रा चागोज रिज, ठीक है, ये कहाँ है, ऊपर की तरफ है, फिर आती है इसके बाद सेशल्स रिज, ठीक है, ये क्रम में लगाने को आता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाने को आ जाता है। तो पहले सोकोट्रा चागोज रिज या चागोज रिज है, ठीक, फिर सेशल्स रिज है, फिर चागोस सेंट पोल रिज है, चागोस सेंट पोल रिज, इसके बाद एम्स्टर्डम सेंट पोल रिज है, एम्स्टर्डम सेंट पोल रिज, करगुलिन गैसबर्ग रिज है एंड इंडियन अंटार्कटिक रिज है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऊपर से देखें तो एक बार फिर रिवाइज कराते हैं, सोकोट्रा चागोज रिज जिसे कार्ल्सबर्ग रिज भी बोला जाता है, ठीक है, चागोज रिज,
फिर सेशल्स है, फिर चागोस सेंट पोल है, एम्स्टर्डम सेंट पोल है, और करगुलिन गैसबर्ग है, एंड इंडियन अंटार्कटिक रिज है। वहीं बात करें बेसिन की, अभी हम देख रहे थे बेसिन, ओमान बेसिन ऊपर है, अरेबियन बेसिन, इधर अंडमान बेसिन है, सोमाली बेसिन है, मॉरिशस बेसिन है, अगुला नेटल बेसिन है, ठीक है, ये ध्यान रखने हैं। इंडियन ऑस्ट्रेलिया बेसिन है ये, और इंडियन ईस्टर्न इंडियन अंटार्कटिक बेसिन है, इधर अटलांटिक इंडियन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो रीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जितनी भी लैंड फॉर्म्स है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, ध्यान रखना है, इनका नॉर्थ साउथ भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारी आज ओशियनोग्राफी भी ख़त्म होती है। अब तक हमारी कौन कौन सी यूनिट ख़त्म हो चुकी हैं? सबसे पहले हमने जियोमॉर्फोलॉजी ख़त्म किया, फिर क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म किया, ठीक है। इस आज हमने ओशियनोग्राफी भी ख़त्म किया है। तो रिवीजन करते रहना है, पढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्लास में हम बायो ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।